हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़ने वाले हैं। जो हमारा 4 कैटेगरी था उसमें पहला कैटेगरी एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का था। तो आज से हम खगोल विज्ञान की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं खगोल विज्ञान है क्या। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन है एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी। दोनों का मतलब खगोल विज्ञान ही होता है। कॉस्मो मीन्स होता है यूनिवर्स और लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना ही कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जिसमें हम ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है उसके बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करेंगे, जिसमें तारे, आकाशगंगा, प्लानेट, ये सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है, आखिर में ब्रह्मांड दिखता कैसे है। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप रात में छत पे चले जाइए और ऊपर देखिए। जो जितनी भी चीज़ें ऊपर दिखाई दे रही है वो सारी ब्रह्मांड का एक भाग है, एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं ब्रह्मांड यानी आकाश में दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशीय पिंड जिसको इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी मतलब होता है जितने भी बस चीज़ें आकाश में, जैसे हमारा ग्रह हो गया यानी प्लैनेट हो गया, उपग्रह यानी सैटेलाइट हो गया, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है आकाश में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ब्रह्मांड के अंदर ही रखा जाता है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, इसको समझने के लिए हम इस कुकर के रबर को यूज करेंगे। मान लेते हैं कि अभी जो ब्रह्मांड है वो इतना पर है, लेकिन ये इतना पर स्थिर नहीं है। ये जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है ये एक्सपेंड होते जा रहा है और उसका इसका जो एरिया है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी जो इतना बड़ा है ये कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद और बड़ा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। वो अब समझते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया किया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तारा पाया जाता है। अब समझते हैं कि तारा कहते किससे है। तो तारा वैसे आकाशीय पिंड को कहा जाता है, वैसे सेलेस्टियल बॉडी को कहा जाता है जिसके पास अपनी क्या होनी चाहिए, एक तो हीट होनी चाहिए यानी ऊष्मा होनी चाहिए और दूसरा लाइट होना चाहिए। और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के पास उसके पास अपना हीट और लाइट है तो उसको तारा कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ जरूरी है कि उसका जो मास है, जो एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। नहीं तो आप समझ रहे होंगे कि जिसके पास लाइट है, जिसके पास हीट है, वो तारा हो जाएगा। यानी मोमबत्ती जला दिए, उसके पास तो लाइट और हीट दोनों है, तो क्या हम उसको तारा बोल सकते हैं? नहीं, उसको तारा नहीं बोल सकते। और तारा बोलेंगे भी तो वो आधा घंटे में आपका तारा बुझ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि तारा वो होता है जिसका जीवन का जो लाइफ होता है वो अत्यधिक लंबा, बहुत लंबा होता है। ये तारा कम से कम, एक तारा 10 करोड़ साल जीते हैं। तो 10 करोड़ साल जीते हैं, इतने लंबा जिंदगी जीते हैं, तो वो एक ही अवस्था में तो होते नहीं होंगे। वो विभिन्न विभिन्न अवस्था यानी स्टेज से होकर गुजरते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो युवा अवस्था यानी यंग एज का होता है, जिसमें उच्च तापमान होता है। कोई भी चीज़ आप देखते होंगे, जो भी चीज़ यंग होती है उनके पास एनर्जी बहुत हाई होता है। उसी तरह जब ये तारे यंग एज में रहते हैं तो उनके पास तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए उनका कलर जो होता है वो नीला या सफ़ेद दिखाई देता है। जो दूसरा स्टेज है प्रौढ़ अवस्था यानी मैच्योर एज का, इसमें जो तारे का तापमान होता है वो मीडियम होता है और मीडियम तापमान होने के कारण तारा नारंगी यानी ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। जो तीसरा अवस्था होता है उसको वृद्ध अवस्था बोलते हैं यानी ओल्ड एज बोलते हैं, जिसमें निम्न तापमान होने के कारण सूर्य रेड दिखाई देता है यानी लाल दिखाई देता है। आप जो ये निम्न तापमान देख रहे हैं ये कितना हो सकता है मिनिमम आपके अनुसार? 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस? नहीं, इससे और कहीं ज़्यादा इसका तापमान है। जो हमारा सूरज है वो अभी वृद्ध अवस्था में है और उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी जब जो वृद्ध अवस्था में है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो जो उच्चतम तापमान है आप समझ सकते हैं कि उसकी टेम्परेचर कितनी होगी। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, आ ले चले तुझे तारों की शहर में। हम अभी देख चुके हैं कि तारों का शहर होता कैसा है। जो सबसे निम्न तापमान का जो तारा जो ओल्ड स्टेज में है उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप वहाँ पे जाएंगे तो जाने से पहले ही आप वापस आ जाएंगे। आज की ज्योग्राफी क्लास करने के बाद अब कोई तारों के शहर में जाना नहीं चाहेगा। अगर ये आपको कोई बोलता है कि आ ले चले तुझे तारों के शहर में, तो सबसे पहले उसी को ही भेज दीजिएगा।
अब हम समझते हैं तारे बनते कैसे हैं। असल में तारा बनने से पहले वो एक व्हीलन गैस यानी रेयर गैस का एक गोला होता है, उसी से हमारा जो तारा है वो बनता है। इस तरह समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का उपयोग करेंगे। तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि तारे बनते कैसे हैं। असल में तारे बनने से पहले वो व्हीलन गैसों का एक गोला होते हैं, जो व्हीलन गैस बहुत दूर दूर होता है, और ये कुछ समय जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, और जब पूरा पास आ जाते हैं तो ये निहारिका कहलाते हैं, यानी नेबुला इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ें पास होती है तो उसमें यदि घर्षण होती है और उसके वजह से उसमें आग उत्पन्न होता है। तो वैसे ही जब ये व्हीलन गैस से जब पास आती है, निहारिका बनती है, तो ये पास पास आ जाने के कारण इसमें कुछ समय बाद घर्षण होने के बाद इसमें आग पकड़ लेता है और ये तारा बन जाता है। अब ये तारे होते हैं तो ये यहाँ पे होता क्या क्या है। ये तारे होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आग लगा तो यहाँ पे हीट मिला यानी ऊष्मा बना, प्रकाश हुआ यानी लाइट हुआ, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हीलियम में बदलती है, और जिस विधि के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा ये बदलती है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है या संलयन विधि कहा जाता है। जो तारों का जो ईंधन होता है, जो उसका फ्यूल होता है, वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट यानी वो सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर होता है, ना ही वो सॉलिड होता है ना ही वो लिक्विड होता है। उसको सेमी लिक्विड बोल सकते हैं। इस प्लाज्मा को सबसे अच्छा से समझने के लिए आप अंडा देखे होंगे, वो चिपचिपा होता है, वो जैसे अंडा होता है वैसे ही प्लाज्मा भी होता है। जब भी कोई भी चीज़ें 6000 डिग्री से ऊपर उसकी टेम्परेचर हो जाती है तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। हम समझेंगे कि तारा जब वो पुराना हो जाता है, जब करोड़ों साल बीत जाते हैं तो तारे का क्या होता है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे तारे का ईंधन खत्म होते जाता है, और करोड़ों साल बाद ऐसा समय आता है जब तारे में ईंधन कम हो जाता है तो वो रेड जाइंट यानी लाल दानव में कन्वर्ट हो जाता है। जब तारा रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो ये श्वेत वामन बनेगा या तो अभिनव तारा यानी सुपरनोवा बनेगा। लेकिन श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा, इसके लिए एक लिमिट सेट होना चाहिए। जब तारा रेड जाइंट यानी लाल दानव में कन्वर्ट होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा यानी सुपरनोवा बनेगा। तो किस कंडीशन में श्वेत वामन बनेगा और किस कंडीशन में अभिनव तारा यानी सुपरनोवा बनेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ एक लिमिट होना चाहिए। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि कब ये श्वेत वामन बनेगा, कब अभिनव तारा बनेगा। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने एक लिमिट सेट किया कि अगर ये कोई भी तारा इससे बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा बनेगा, कोई तारा इससे छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा। चंद्रशेखर ने जो लिमिट सेट किया था उसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। जो सन से, जो हमारा सूरज है उससे 1.5 गुना अगर ये बड़ा है, 1.44 यानी लगभग इसको 1.5 बोल सकते हैं। तो चंद्रशेखर ने कहा था जो भी तारा सन से 1.44 गुना बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनेगा, और सन से 1.44 छोटा है तो वो श्वेत वामन बनेगा। अब जो तारा चंद्रशेखर सीमा से छोटा है वह श्वेत वामन बनेगा। इस पे थोड़ी थोड़ी ईंधन बाकी रहता है तो ये भुक 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 जलते रहता है, तो इसको हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। लेकिन जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है कुछ सालों बाद, कुछ समय बीतने के बाद, तो वो काला वामन यानी ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह छोटे जो तारे होते हैं उनका अंत होता है। जो तारे चंद्रशेखर सीमा से बड़े होते हैं वो सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनते हैं। ये अभिनव तारा विस्फोटक होते हैं, इसलिए इनको विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। जब सुपरनोवा विस्फोट करता है तो दो चीज़ें बनने की संभावना होती है, या तो वो न्यूट्रॉन बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। न्यूट्रॉन में तो बेसिकली दो पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है पल्सर, या पल्सर वो भाग होता है जो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, और क्वेसर वो पार्ट होता है जो बहुत तेज़ी तेज़ी से घूमता है। जो ब्लैक होल होता है उसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, और हाई डेंसिटी की वजह से ही प्रकाश भी वापस नहीं आता है।
जो ये ब्लैक होल होता है ये अति उच्च घनत्व वाले होते हैं। ब्लैक होल में चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक एनर्जी जो होता है बहुत हाई होता है। इस वजह से ये प्रकाश को वापस आने नहीं देता है और कोई भी चीज़ होती है उसको अपने तरफ खींच लेता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी पृथ्वी पर आने वाले 10 हाथियों के बराबर होता है। आई होप आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे कि तारे बनते कैसे हैं, उनका अंत कैसे होता है। आज की क्लास में हम समझे कि तारे होते क्या है, तारे बनते कैसे हैं और तारों का अंत कैसे होता है। जो हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास होगी उसमें हम आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।